हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। मतलब टेम्परेचर का रिएक्शन रेट पे क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा आज हम कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, इसका मतलब रिएक्शन की जो रेट है उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो क्या है, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर एन। इसका मतलब अगर मुझे रेट को चेंज करना है तो दो चीज से चेंज हो सकती है, या तो मैं उसको कंसंट्रेशन को चेंज करूं या के को चेंज करूं, जो कि क्या है, रेट कांस्टेंट है। और फिर मैंने आपको बताया था रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन, प्रेशर, टाइम, इस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, इस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो अब यहां पर जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट है, एक्चुअल में हम मैथमेटिकली क्या चेक करेंगे कि रेट कांस्टेंट में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ये मैथमेटिकल हम चेक कर रहे हैं, बाद में थ्योरी आएगी तो उन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। अभी यहाँ मैथमेटिकल बात हो रही है। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट पढ़ा चुका हूं जिसको हम रिएक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, या रिएक्शन कुशेंट कहते हैं, सॉरी रिएक्शन कुशेंट कहते हैं। जो आपको मैंने बताया था के टी प्लस 10 अपॉन के टी, जो कि हमने कहा था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, लगभग 2 गुना हो जाती है। वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो अलग एस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरू में आप देखोगे कि 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो गई, फिर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट डबल हो गई, लेकिन ये पूरा एंड तक फॉलो नहीं होता। अब यहाँ पर क्या फॉलो होता है, आरएमएस इक्वेशन में आएगा एग्जैक्ट रिलेशन। अब रिलेशन देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि बेसिक मोटा मोटा इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये एक कॉमन कंसेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी। ये हम कह सकते हैं कि एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है या क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव का मतलब आपने डायरेक्शन बता दी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितनी रेट बढ़ेगी, ये मैथमेटिकल कोई रिलेशन नहीं है। तो ये हमने सिंपल सा एक रिलेशन कह दिया। अब इसमें एक कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए होगा या एक्सोथर्मिक। तो यहां मैं आपको बता दूं, चाहे रेट, चाहे आपकी रिएक्शन कोई सी भी हो, एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट दोनों के लिए बढ़ेगी। हम सोचते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अलग है, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अलग है, लेकिन रेट दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट है इक्विलिब्रियम वाला, उसको नहीं बता रहा। सिंपल सा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगी, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो। अब आते हैं बात आरबीएस इक्वेशन की। तो एक तो आपके रिएक्शन कोशेंट वाला कंसेप्ट था, अब ये आपके दूसरा है आरबीएस इक्वेशन। ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ये ज्यादा सटीक है, ज्यादा करेक्ट है। अब आरबीएस इक्वेशन बता के रही है, आरबीएस इक्वेशन आपके रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी में एक मैथमेटिकल रिलेशन बता रही है। इसमें मेन आपके क्या क्या है, रेट कांस्टेंट है के। देखिए बेसिकली जो है कैपिटल के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए काम में लेते हैं और स्मॉल के रेट कांस्टेंट के लिए काम में लेते हैं। लेकिन कई बार यूजुअली हम देखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो टाइपिंग की वजह से वो कैपिटल भी हो जाता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, आरबीएस इक्वेशन है, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आरबीएस इक्वेशन की। k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो k जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट। k जो है वो क्या है, रेट कांस्टेंट। उसके बाद a जो है वो एक्चुअल में एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट के लिए भी कांस्टेंट काम में आ रहा है a, जिसको हम कह रहे हैं आरबीएस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आरबीएस पैरामीटर। ये इसके 4 नाम दे रखे हैं। सिंपल सा आप आरबीएस कांस्टेंट, आरबीएस पैरामीटर के नाम से आप जान सकते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद E जो है उसकी पावर में क्या है, ई ए। अब कई बार सिंपल E भी लिखा होगा, बात एक ही है। मैंने आपको बता रखा है कि आपको नोटेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, तो आप देखेंगे वेरी कर जाता है कई बार। ई ए का मतलब या ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा। अभी मैं आपको समझा दूंगा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी में। ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर गैस कांस्टेंट है और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहां पर मोटा मोटा क्या है, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशन दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन साथ में एक रोल और कौन प्ले कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग के वेरी करेगा।
सबके लिए सेम वेरी नहीं करेगा, मतलब हर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का रिलेशन एक जैसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। तो एक फॉर्म ये है। अब देखिए एग्जाम में सीधा सीधा सा क्वेश्चन आता है कि आपके निम्न में से आरएनएस इक्वेशन कौन सी है, सही कौन सी है, गलत कौन सी है। तो वहां पर क्या है, इसके कई सारे फॉर्म हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप आरएनएस इक्वेशन को शो कर सकते हो, और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब जो ए है वो आरएनएस पैरामीटर है, आरएनएस कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं आरएनएस इक्वेशन के, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस तरह का मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बता रखा है और बताया था कि इस टाइप के आपके आगे भी आएंगे, तो आपको ये इस पैटर्न की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले रहा हूँ। तो नेचुरल लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln a। अगर आपके दो चीज मल्टीप्लाई में है, जैसे a मल्टीप्लाई में है और e मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई का आप लॉग लोगे तो वो प्लस में आ जाता है। किस में आ जाता है, प्लस में। तो यहां पर मैंने क्या कहा, log a। अब आप चाहो तो पहले मल्टीप्लाई में पूरा एक साथ लिख दो, फिर प्लस कर दो। स्टेप कम करने के लिए मैं इसको डायरेक्टली प्लस में कर देता हूँ। समझ आ रही बात, यहां लिख देता हूं कि अगर आपके ऐसा है ln a डॉट b, इसका मतलब क्या हो गया, ln a प्लस ln b, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो दो टर्म थे a और b, तो यहाँ पर मैंने ln a लिख दिया, प्लस ln b जो है ये वाला लिख देता हूँ, ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जो अगर आपके इस टाइप से है, जैसे मैंने कहा ln, ये चाहे ln हो चाहे log हो, सेम ही रिलेशन है, x की पावर a है, इस टाइप से दे रखा है। तो ये हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी a ln x, इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ln k इक्वल्स टू ln a, पावर क्या है माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बचा क्या, ln e, और ln e की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यहाँ लिख देता हूँ, ln e जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये एज इट इज रह गया। तो ये एक दूसरी इक्वेशन बन गई। तो कई बार क्या होता है कि निम्न में से आरएनएस इक्वेशन है, तो आप ये वाली याद कर लेंगे तो फिर वो ये वाली पूछ सकता है। ये वाली आपने याद कर ली, तो अब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं रिलेशन क्या है, ln इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड करा 2.303 लॉग k इक्वल्स टू 2.303 लॉग a, और फिर क्या है साथ में माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ई ए की जगह सिंपल ई भी लिखा हुआ मिल सकता है, एक ही बात है। अब यहां पर दो जगह 2.303 लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट जितनी भी आपके दे रखे हैं उसको सबको 2.303 से डिवाइड कर दिया। तो फिर फाइनली जो इक्वेशन आई वो आ गई, लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस 2 ई ए अपॉन लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये एक और इक्वेशन आ गई। तो ये आपके आरएनएस की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म है। एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया, एक फॉर्म ये हो गया। एक आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं पहले लिखवाना बताना भूल गया, ए इक्वल्स के इक्वल्स टू ए। अब ई को आप सिंपल ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। बस क्या है कि जो पावर है वो आपके सीधे आ जाएगी, माइनस ई अपॉन आर टी। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये आ गया। तो ये भी एक फॉर्म है इक्वेशन शो करने का। तो ये तीन फॉर्म तो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको अगर कोई पूछे आरएनएस इक्वेशन का सही फॉर्मूला कौन सा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए यहां पर अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की बात चलो मैं बात करूंगा। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे क्या होता है कि आपके आरएनएस इक्वेशन किस काम में आती है, या एक्टिवेशन एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी की हेल्प से, एक्टिवेशन एनर्जी के डेटा की हेल्प से डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे, या आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हो। कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां पर हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या करा, एक टेम्परेचर लिया T1, उसके लिए इक्वेशन लिखी। तो मैं इक्वेशन क्या लिख रहा हूं, log K1, टेम्परेचर T1 पर मैंने कहा रेट कांस्टेंट है K1, तो मैंने लिखा log K1 इक्वल्स टू log A। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से A की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये हो गया log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1। ये मैंने कह दिया इक्वेशन 1 है।
ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि डिफरेंट टेम्परेचर पर रिलेशन अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा बता रहा हूँ। डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। फिर मैंने कहा दूसरा टेम्परेचर ले लिया, तो मैंने कहा log K2 इक्वल्स टू log A माइनस ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, हमने इसको कांस्टेंट माना है, अपॉन 2.303 RT2। तो मैंने क्या कहा कि मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर लिए, जिसके लिए एक टेम्परेचर के लिए मैंने कहा रेट कांस्टेंट है K1, दूसरे टेम्परेचर के लिए मैंने कहा रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, और मैंने ये माना कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही टेम्परेचर पर, और जो रेट आपके जो आरएनएस पैरामीटर है वो डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर पर। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से करेंगे तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगी, ये आपके हो जाएगी log K2 माइनस log K1। भाई इक्वेशन 2 में लेफ्ट में क्या है log K2, इक्वेशन 1 में क्या है log K1, तो log K2 में से log K1 माइनस कर दिया। अब इसके बाद क्या है कि आपके log, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, लिखने में आसानी रहेगी। 2 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 जो है ये है, ये मैं लिख देता हूँ माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप चाहो तो माइनस लिख दो। फिर माइनस 2 माइनस 1 था तो 2 एज इट इज लिख दिया, माइनस करके माइनस 1 करना है तो माइनस ई अपॉन 2.303 RT1, ये हो गया। अब log a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन बी, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा log K2 अपॉन K1, ये आ गया इक्वल्स टू। अब ये माइनस जो है माइनस में रहेगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस ई ए अपॉन 2.303 R, ये कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अब बचा क्या, ये तो हो गया माइनस में और ये हो गया आपके ओवरऑल प्लस में, ये प्लस में हो गया। तो ई ए अपॉन 2.303 R जो है वो मैंने कॉमन ले लिया। अब आपके T1 जो है वो प्लस में है, T2 जो है वो माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एक और इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन भी आपके काम की है। इसको अगर आप और डिफरेंट फॉर्म में लिखना चाहो तो log K2 अपॉन log K1 इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 R। अब ये हो जाएगा आपके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको बता रहा है कि अगर आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पता है और दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पता है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, या मतलब इस फॉर्मूले से जो चीज दे रखी है वो आप निकाल सकते हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी पता है तो आप log K2 बाय K1 निकाल सकते हो, तो ETC। तो ये आरएनएस इक्वेशन आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने में भी हेल्प करती है। अब आपके जो रिलेशन है K2 बाय K1 का वो मैथमेटिकली ये वाला आ गया। यहाँ पर सिंपल एक बार था K की log K की रिलेशन क्या है ये आपके था। अब दो K को कंपेयर करना है, जैसे वहां पर हमने करा था KT प्लस 10 डिवाइडेड बाई KT इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ये मैथमेटिकल रिलेशन आ रहा है log K2 बाई K1 इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस T2, या फिर आप ये वाला भी कह सकते हैं। तो ये आरडीएस इक्वेशन का फॉर्मूला है, ये आरडीएस इक्वेशन की फॉर्म है और ये डिफरेंट फॉर्म है। तो अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार आता है कि किसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं और किसकी हेल्प से क्या नहीं निकाल सकते, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वहां पर ये आपके काम आएगा। अब इसके अलावा आपके ग्राफ भी आता है आरडीएस इक्वेशन में, बहुत सिंपल है क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में ग्राफ पढ़ा है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसके बीच में ग्राफ आता है, यहाँ पर ये वाला। अब आप चाहो तो log K के हिसाब से देख लो, चाहो तो ln K के हिसाब से देख लो, तो मैं आपको यहीं पर हाथों हाथ बता देता हूं। तो ये आपके देखिए यहाँ पर आरपीएससी तो इस पे कोई न्यूमेरिकल पूछती नहीं है, नेट या गेट अगर आप एग्जाम दे तो वहां पर इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, टेम्परेचर चेंज करने से K चेंज हो जाता है और K चेंज हो जाएगा तो रेट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आरएनएस का जो इक्वेशन है उससे ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आपके फॉर्मूला दे रखा है log K इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, ये फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो कैसे कंपेयर कर सकता हूं, चेक कर लेते हैं। तो देखो मैं यहां पर इक्वेशन लिख रहा हूं, वापस से डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूं, log K इक्वल्स टू log A माइनस ई अपॉन 2.303 RT। तो यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं, log K इक्वल्स टू log A मैं बाद में लिखूंगा, मैंने लिखा माइनस ई अपॉन
2.303 RT प्लस log A। अब इसको जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन को तो ये किसके जैसी आ रही है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो ये वाली है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। अब यहां पर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब ये सेम इक्वेशन आपके ln में भी आ जाएगी। दोनों में फर्क ये है कि आपके जो स्लोप है वो चेंज हो जाएगा। तो एक अगर आप पढ़ेंगे तो भी बात एक ही है, log k, और यहां पर आ गया 1/t। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये ग्राफ आएगा ऐसा। तो इंटरसेप्ट क्या है, log a, ये log a है, मतलब t0 पर आपके जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log a। और जो स्लोप है आरवीएस इक्वेशन के लिए वो क्या है, वो है -EA/2.303R। ये भी, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके हो गई आरएमएस इक्वेशन। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यहाँ पर जो ए है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि आप कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो एक्सपोनेंशियल ई की जो पावर में चीज आती है वो एक तरह से यूनिटलेस होती है। ये आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे कोई चीज की तो आप देखेंगे प्रैक्टिस में जो चीज है वो ये है कि एक्सपोनेंशियल में जो चीज आ रही है या ई की पावर में जो चीज आ रही है वो ओवरऑल यूनिटलेस होती है। तो ओवरऑल जब यूनिटलेस हो गई तो इन दोनों की यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। तो आरएमएस कांस्टेंट जो आरएमएस पैरामीटर है उसकी यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम। तो आरएमएस इक्वेशन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, सॉल्व करने का तरीका बता दिया कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आपके दे रखी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अलग अलग टेम्परेचर पे बेस्ड अगर आपको कोई आरएमएस इक्वेशन का फॉर्मूला पूछे या उससे कोई थ्योरेटिकल पूछे वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको ग्राफ बता दिया। तो ये आपके आरएमएस इक्वेशन मैथमेटिकल रिलेशन बता रही है किसका, कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी का। कौन प्ले कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर आपके जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था log k2/k1 इक्वल्स टू, यहां पर जो हमने फॉर्मूला लिखा था log k2/k1 इक्वल्स टू, वो क्या था, EA/2.303R। वो क्या था, EA/2.303R। हाँ, इस पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और ये हो जाएगा आपके 1/T1 माइनस 1/T2। तो अब एक कंसेप्ट ये आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है उस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है, या रेट कांस्टेंट जो है कितना बढ़ेगी रेट वो डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर इससे आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन क्या है, log k2/k1 इज प्रोपोर्शनल टू EA। सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं, ये रिलेशन आ रहा है। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो log k2/k1 ज्यादा आएगा। अब log k2/k1 का मतलब क्या है कि रेट कितनी बढ़ रही है। भाई सिंपल k2/k1 कहते थे, या हमने log के फॉर्म में कह दिया। तो log k2/k1 की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी इसका मतलब रेट उतनी ज्यादा बढ़ी है, मतलब रेट में जो इंक्रीज आया वो उतना ज्यादा आया। इसका मतलब रेट में जो इंक्रीज आएगा टेम्परेचर की वजह से वो सब रिएक्शन के लिए या हर रिएक्शन के लिए सेम नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी जो रेट में इंक्रीज आएगा, इंक्रीमेंट आएगा रेट में, जो रेट बढ़ेगी वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। ये मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अभी आप आगे पढ़ोगे तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी आपको इतनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ज्यादा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट कम होती है। तो नॉर्मली हम उसको इससे कोरिलेट कर लेते हैं, ये अलग चीज है। एक तो सिंपली ये है कि रेट ज्यादा है या कम है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल फटाफट से प्रोडक्ट बना लेंगे, तो वो रेट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर हम रेट ज्यादा या रेट कम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक एक्टिवेशन एनर्जी कम का मतलब पहले ही रेट ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूल से पहले ही क्या कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, फिर थोड़े से मॉलिक्यूल बच गए। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो बहुत कम मॉलिक्यूल ने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब जो इफेक्ट है टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे वो उस किस पे ज्यादा होता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो वैसे ही बिना टेम्परेचर बढ़ाए उसने प्रोडक्ट बना लिए।
तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन आरपीएससी ने इतने ज्यादा नहीं पूछे, लेकिन अगर कोई पूछ ले तो वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा लेवल ज्यादा कर दिया या थोड़ा सा ये थोड़ा डिटेल बता दिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी आरएनएस इक्वेशन दे रखी है, उस पर आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, ग्राफ भी पूछ रखा है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था कंप्लीट किसके बारे में, आरएनएस इक्वेशन के बारे में। कैटेलिस्ट हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। अब कैटेलिस्ट होता क्या है, उत्प्रेरक होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैटेलिस्ट क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस जो क्या करे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करे। देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रेट को चेंज करे, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हम बेसिकली रेट को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो कैटेलिस्ट क्या है, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करा, रिएक्टेंट लिया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, तो सिंपल हो गया। अब मैंने रिएक्टेंट में कोई चीज ऐड करी और प्रोडक्ट बनाया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था वो वैसा का वैसा मुझे एंड में मिल गया, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया, मतलब रिएक्शन के दौरान वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो कैटेलिस्ट किसको कहते हैं, वह सब्सटेंस जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करे, लेकिन उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी सांद्रता जो है वो क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहले जो है वो कॉमन होता था कि रेट को चेंज करे, वो बढ़ा भी सकता था और घटा भी सकता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम केवल बढ़ाने के लिए कैटेलिस्ट टर्म काम में लेते हैं, घटाने के लिए हम इनहिबिटर टर्म काम में लेते हैं। ठीक है, तो कैटेलिस्ट इज द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखिए कई बार जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या बुक्स में दे भी रखा होता है कि वहां हम ये कहते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जो फॉल्ट आ जाता है इसमें, फॉल्ट क्या आ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो एक रिएक्शन जो है वो बिना कैटेलिस्ट के हो रही है और एक रिएक्शन जो है विद कैटेलिस्ट हो रही है। अब आप इसको ऐसे चेक करो कि अगर रिएक्शन की रेट में कोई चेंज आया है तो कुछ तो चेंज किया होगा कैटेलिस्ट ने, जिसकी वजह से रेट चेंज हो गई। तो वो जो रेट चेंज हो गई वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पर हम एक ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ दे रखा है, ये आपके जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है कि ये आपके रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये आपके एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट से जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। क्या होता है, एनर्जी बैरियर। अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो ये आपके जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे ये आप एनर्जी बैरियर जो है उसको अगर आप मेजर करेंगे तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। अब कैटेलिस्ट ने करा क्या, कैटेलिस्ट ने ये करा, कैटेलिस्ट क्या करा देखो मैं बताता हूँ। कैटेलिस्ट चेंज द रिएक्शन पाथ, ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, या फिर दूसरे सेंस में कहें तो ऑल्टर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैटेलिस्ट के बिना रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ और था और कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ और है, तो रिएक्शन का पाथ चेंज कर दिया। तो इसमें हम इसको कह सकते हैं कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि बुक्स में लिखा हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, तो कैटेलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को, रिएक्शन के पाथ को चेंज कर रहा है, और चेंज करके उसने किया क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। तो अब आप इसको ऐसे समझो कि भाई एनर्जी चाहिए, ये एक चढ़ाई है, रिएक्टेंट को ये चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो चढ़ाई ज्यादा होगी तो ज्यादा रिएक्टेंट चढ़ेंगे, या चढ़ाई कम होगी तो ज्यादा रिएक्टेंट चढ़ेंगे, चढ़ाई कम होगी तो ज्यादा रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फटाफट फटाफट प्रोडक्ट बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी, और अब ये वाला जो ग्राफ है इसको मैं इसी में बता देता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, ये है विद कैटेलिस्ट, ऊपर वाला है विदाउट कैटेलिस्ट, नीचे वाला विद कैटेलिस्ट। तो विद कैटेलिस्ट जब हम बात करें तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, EA डैश कह देता हूँ, ये कम हो गई है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, एनर्जी बैरियर कम हो गया, तो ज्यादा मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आसानी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है। तो कैटेलिस्ट जो है वो क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है,
मैकेनिक्स को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब कैटलिस्ट और क्या क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या है वो देख लेते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जो साम्य की स्थिति है उसको कैटलिस्ट चेंज नहीं करता, मतलब साम्य जहां पर आएगा वहीं पर आएगा। ठीक है, अब आपके इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो साम्य मतलब एक पोजीशन है जिसपे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। अब वो डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है उस पे अकॉर्डिंग। तो जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, अब मैं कैटलिस्ट काम में ले रहा हूं तो उससे उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। अब यहाँ पर जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात आ रही है तो दो तरह की रेट है यहाँ पर, ये दो डायरेक्शन है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। दो तरह की रिएक्शन चल रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाएगा और सेम स्पीड से बढ़ाएगा, मतलब बराबर बढ़ाएगा। तो उससे जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो मेंटेन रहती है। तो ये क्या कह रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अर्लियर। इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो सामने स्थापित होने में जो समय लग रहा था वो कम लगता है। जैसे मान लीजिए पहले बिना कैटलिस्ट के सामने 2 घंटे में स्थापित हो रहा था, तो कैटलिस्ट से हो सकता है आधे घंटे में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। आगे क्या कह रहा है, कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सामने चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने दोनों की रेट को बढ़ाया और वो भी इक्वली बढ़ाया, इसलिए सामने स्थापित जल्दी हो गया लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब आगे क्या कह रहा है, कैटलिस्ट में चेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, कंडीशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं कोई रिएक्शन करा रहा हूँ विदाउट कैटलिस्ट तो उसका ऑर्डर कुछ और हो सकता है, और अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करा रहा हूँ तो उसका ऑर्डर कुछ और हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल दे रखा है, डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन HI का, डिकम्पोजिशन ऑफ HI। तो आपने देखा कि HI का जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ा बहुत एक बार कंफ्यूजन, स्टूडेंट ने पूछा कि सर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तो थर्मोडायनेमिक्स में बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो मैंने इन द सेंस आपको बताया था कि जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उस सेंस में बताया था। अब ये वाला जो केस है इसमें रिएक्टेंट साइड में भी 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 मॉलिक्यूल है, तो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जब आपके मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं वहां फिक्स होता है, लेकिन जब सेम है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके HI को आप डिकम्पोज करें और बच्चा क्या, हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये है विदाउट कैटलिस्ट, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 2। लेकिन अगर मैंने इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ले लिया तो 2HI ले लिया, तो यहाँ पर आपके ऑर्डर क्या आ गया, 0। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था सतह होती है, सतह पर आपके पहले जब बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ये कमरा है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं HI के और डिकम्पोज हो रहे हैं। तो एक HI का मॉलिक्यूल दूसरे HI से कोलाइड कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी HI की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब वो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब मैंने कैटलिस्ट ले लिया तो अब रिएक्शन जो एक्चुअल में हो रही है, जो रिएक्शन में जो फटाफट रिएक्शन हो रही है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे हो रही है। तो उसमें हो क्या रहा है, रिएक्टेंट आया, एड्सॉर्ब हुआ, रिएक्शन करी, प्रोडक्ट बनाया, चला गया, वापस से रिएक्टेंट आया। तो यहाँ जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमने बात करी कि कैटलिस्ट जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है और ये क्या क्या चेंजेस करता है। तो बेसिक जो चेंज है वो क्या कर रहा है, रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ओवरऑल क्या कर रहा है, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है। और लास्ट में क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट होती है, अनऑल्टर्ड होती है, मतलब चेंज नहीं होती। फिजिकल स्टेट के बेस पर या हम कहें फेज के बेस पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब सममांगी उत्प्रेरक और हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब विषमांगी उत्प्रेरक। अब ये होते क्या है देख लेते हैं शॉर्ट में। होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करें तो फेज ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर सेम, मतलब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही फेज में होते हैं, तो वो कहलाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल दे रखे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम।
एस्टर का हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको पढ़ा रखा है, दो तरीके से होता है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में H+ प्रेजेंट है और ये आपके सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, और बेसिक मीडियम आपके सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है। तो जो आपके एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, और वो एसिडिक मीडियम जब आप हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हो तो होमोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस कैटालाइसिस का। दूसरा एग्जांपल दे रखा है रिडक्शन ऑफ एल्किन इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, ये डी ब्लॉक में डिटेल में आएगा आपके। विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर आप एल्किन का रिडक्शन करा रहे हो, या आप कह सकते हो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन, तो ये होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? होमोजीनियस कैटलिस्ट का। विल्किंसन कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट दे रखा है आपके हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का मतलब विषमांगी उत्प्रेरक, इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो फेज है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें, फेज ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। एग्जांपल हेबर प्रोसेस। अब ये मैंने यहाँ केवल नाम लिख रखे, डिटेल में नहीं मेंशन करा, डिटेल में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक में। थोड़ा थोड़ा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ज्यादा रिएक्शन सारी नहीं लिखूंगा, केवल हिंट बता देता हूँ। हेबर प्रोसेस में आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हो, नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन गिव्स 2NH3। ये आपके हेबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर आपके कैटलिस्ट जो काम में आ रहा है वो आपके लिखा हुआ रहता है आयरन ऑब्लिक एमओ, एमओ का मतलब मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Fe/MO लिखा रहता है। अब यहाँ पर दोनों में से कौन कैटलिस्ट है कौन नहीं है और दोनों क्यों लिखे हुए हैं, इसको मैं आगे आपके नीचे आएगा जब बता दूंगा। तो यहाँ पर आपके आयरन कैटलिस्ट है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन है, और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, एक आयरन दे रखा है एक मोलिब्डेनम दे रखा है, तो आपको टिक किस पे करना है? आयरन पे। तब आप सोचेंगे मोलिब्डेनम क्यों दे रखा है भाई, कैटलिस्ट अगर आयरन है तो मोलिब्डेनम की जरूरत क्या है? तो ये अभी आपके नीचे जब आएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। तो हेबर प्रोसेस में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन +3 हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया 2NH3 दे रहा है, और वहां पर कैटलिस्ट क्या है? आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम। तो अगर आपको टिक करना हो तो किस पे टिक करोगे? आयरन पे। और दोनों ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे दे रखा ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल प्रोसेस में कैटलिस्ट जो है वो है प्लेटिनम। ओस्टवाल प्रोसेस में कैटलिस्ट जो है वो क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस में हम जो है यहाँ पर आप कंसंट्रेटेड HNO3 बनाते हैं, या सिंपल कहें तो HNO3 बनाते हैं, तो उसकी एक स्टेप होती है, उसमें काम में आता है। सारी स्टेप में काम में नहीं आता है, डी ब्लॉक में डिटेल में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में हम बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और एक स्टेप होता है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के ऑक्सीडेशन कराते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर मैं केवल वर्बली बता रहा हूँ, डी ब्लॉक में मैं आपको सारी रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो किस काम में आता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, और उसमें एक स्टेप होता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्योंकि गैसेज रिएक्शन जो है, गैसेज मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, तो वहां पर हम कैटलिस्ट क्या काम में ले रहे हैं? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। तो आपके ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, जिसमें आपके कैटलिस्ट तो सॉलिड फॉर्म में और बाकी रिएक्टेंट किस फॉर्म में दिखा रहा है? गैसेस फॉर्म में। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट काम आ रहा है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। जिगलर-नाटक कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में काम आता है। ठीक है, इथीन का पॉलीमराइजेशन करा सकते हो, प्रोपीन का करा सकते हो। तो जिगलर-नाटक कैटलिस्ट जो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, तो वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, और क्या बनता है? वेजिटेबल घी बन जाता है। तो वेजिटेबल घी मतलब वनस्पति घी बन जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट है निकल। तो ये सारा एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के। ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जितने मैंने बनाए इन सब पे क्वेश्चन आ रखा है। विल्किंसन कैटलिस्ट पे आ रखा है, एस्टर इन एसिडिक मीडियम पे आ रखा है, इन सब पे क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे चलते हैं, इनहिबिटर। अभी देखिए, मैंने जब कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि पहले जब कैटलिस्ट की डेफिनेशन आई थी तो वहां पर ये थी डेफिनेशन कि कैटलिस्ट क्या है? वह सब्सटेंस है जो अभिक्रिया की रेट को चेंज करता है, मतलब अभिक्रिया की जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम कैटलिस्ट पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। पॉजिटिव सेंस का मतलब रेट को बढ़ाने के लिए। तो फिर नेगेटिव सेंस में क्या करते हैं? तो नेगेटिव सेंस के लिए एक अलग से टर्म मेंशन कर दिया, इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट है एक तरीके से। इनहिबिटर क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे कैटलिस्ट जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की जगह घटाते हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, और उसके लिए अलग से एक टर्म मेंशन हो गया, इनहिबिटर। एग्जांपल दे रखा है टेट्राइथाइल लेड। एग्जांपल क्या दे रखा है? टेट्राइथाइल लेड, टेल, जो कि पेट्रोल में डाला जाता है। ठीक है,
कैसे? एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्राइथाइलेट टेल C2H5 4 Pb इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। अब एंटी नॉकिंग एजेंट क्यों कहा जाता है इसको आप ऐसे समझो कि भाई मान लीजिए कोई इंजन है, जैसे मान लीजिए बाइक है, उसका इंजन है, तो वहां पर क्या होता है? कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है पेट्रोल का। तो पेट्रोल का जब कंबशन हो रहा है तो वो रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन करने के बाद पेट्रोल का कंबशन होगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, जो भी बना रहा है, रिएक्शन हो रही है, कंबशन रिएक्शन हो रही है। अब रिएक्शन जो है वो क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। रिएक्शन क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। अब हम चाह रहे हैं कि उस रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाए, तो इसलिए नेगेटिव कैटेलिस्ट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव कैटेलिस्ट काम में लेते हैं, ताकि उसकी जो रिएक्शन की रेट है वो कंट्रोल में आ जाए। तो दूसरा, इसका नाम एंटी नॉकिंग एजेंट क्यों पड़ा? कि अगर आपके इंजन में रिएक्शन फास्ट होगी तो वो आवाज करता है, तो आवाज को कम करने के लिए हम उसकी रेट कम कर रहे हैं। तो आवाज करना मतलब ऐसे, इसको बोलते हैं नॉक करना। तो नॉक में क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। तो अब यहाँ पर जितनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी आवाज ज्यादा आएगी, लेकिन उसको मैंने स्लो कर दिया तो आवाज क्या हो गई? कम हो गई। तो इसलिए इसको एंटी नॉकिंग एजेंट कह रहे हैं। मतलब जितनी रिएक्शन फास्ट हो रही है, नॉकिंग ज्यादा हो रही है, उसको रिएक्शन को कम कर रहे हैं, तो इसलिए टर्म आया एंटी नॉकिंग एजेंट। चलिए आगे चलते हैं। प्रमोटर। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए फिल्म में हीरो होता है, तो कई बार हीरो को भी हेल्प की जरूरत होती है, तो उसका दोस्त हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि कोई रिएक्शन है, इसकी रेट बहुत स्लो है, तो इसकी रेट को बढ़ाने के लिए हमने क्या काम में लिया? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट ने क्या करा? इसकी रेट को बढ़ाया। अब कई बार क्या होता है कि इंसान है, उसका पेट भरता नहीं है, तो कैटेलिस्ट ने रेट बढ़ा दी, फिर भी क्या है? पेट नहीं भरा, कि भाई ये तो रिएक्शन अभी भी जितनी फास्ट चाहिए थी उतनी नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस और ऐड कर दिया, तो रिएक्शन और फास्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए जो हमने काम में लिया वो तो था कैटेलिस्ट, और कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमने काम में ले लिया उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या है? दे इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन जो है और फास्ट हो जाती है। एग्जांपल है मोलिब्डेनम इन हेबर प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हेबर प्रोसेस में आयरन ऑब्लिक मोलिब्डेनम लिखा रहता है। तो अगर आपके आए कि हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट है और दोनों ऑप्शन एक साथ दे रखे हैं, तो दोनों को टिक कर लो, लेकिन दो में से एक को चूज करना है तो आयरन को चूज करोगे। तो मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर है। मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर। तो आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम क्या है? कैटलिस्ट प्रमोटर है। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है। अब नेक्स्ट आता है पॉइजन। तो कैटलिस्ट के दो फॉर्म थे, प्लस और माइनस। तो प्लस के लिए हमने टर्म काम मिली कैटलिस्ट, माइनस के लिए टर्म काम मिली इनहिबिटर। ऐसे ही कैटलिस्ट के साथ में जो हम एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, अगर उसकी रेट को बढ़ा रहा है तो प्रमोटर, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो प्रमोटर, और एक्टिविटी को कम कर रहा है तो पॉइजन। तो यहां पर हम पॉइजन टर्म काम में ले रहे हैं। क्या मीनिंग है इसका? दे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए। अब आप सोचोगे ये अजीब बात हो गई, कैटलिस्ट रेट को बढ़ाता है तो, और बढ़ाने के लिए तो समझ में आ गया, अब उसको कम करने की जरूरत क्या है? तो कई बार क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो और यहां पर रुक जाए। तो अगर आपके कैटलिस्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है तो रिएक्शन यहाँ की जगह वो आगे ले जाता है, तो उसको थोड़ा सा पहले रोकने के लिए हम पॉइजन काम में लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है रोजनमूड रिएक्शन। रोजनमूड रिएक्शन में आपने क्या लिया? एसिड हैलाइड। एसिड का डेरिवेटिव होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। एसिड हैलाइड लिया, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या होगा? एक H के साथ Cl निकल जाएगा और एक H जुड़ जाएगा, क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ कैटलिस्ट क्या लिया? पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट। कैटलिस्ट क्या लिया? पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइजन काम में नहीं लेता तो क्या होता? तो ये होता कि एल्डिहाइड की जगह अल्कोहल मिलता मुझे प्रोडक्ट में। अगर मैं कैटलिस्ट पॉइजन काम में नहीं लेता तो रिएक्शन कहां जाके रुकती? क्योंकि एक सीक्वेंस होता है रिडक्शन का। तो रिडक्शन का सीक्वेंस क्या होता है कि अगर आपने एसिड हैलाइड या एसिड का डेरिवेटिव लिया तो पहले कार्बोनिल बनेगा, उसके बाद अल्कोहल बनेगा, और फर्दर कर दिया तो एल्केन बन जाएगा। तो इसका एक स्टेप जो है, इसका जो नेक्स्ट स्टेशन है, मतलब एक स्टेप जो है वो है एसिड हैलाइड से कार्बोनिल कंपाउंड, और अगला स्टेप है अल्कोहल। तो अगर मैं कैटलिस्ट, केवल कैटलिस्ट काम में लेता तो रिएक्शन जाके रुकती अल्कोहल पे। मैं चाह रहा हूं एल्डिहाइड बनाना, तो मैंने क्या करा? पॉइजन काम में ले लिया साथ में, तो रिएक्शन कहां रुकी? एल्डिहाइड पे। ये आपके आंसर है। अब होता क्या है कि पहले जो पुराने आरपीएससी के क्वेश्चंस हैं वहां पर अगर आप चेक करोगे तो वहां पर पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट लिखा रहता है, तो वहां पर उसने बेरियम सल्फेट को पॉइजन मान रखा है। लेकिन अगर आप थोड़ी लेटेस्ट बुक पढ़ोगे या और अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर आप चेक करोगे कि जो पॉइजन है वो क्विनोलिन और सल्फर है, बेरियम सल्फेट पॉइजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है कि भाई ऑप्शन जो उसने दे रखे हैं वो पुराने फॉर्मेट पे दे रखे हैं या नए के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो वो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना। अगर क्विनोलिन सल्फर दे रखा है तो वो आंसर हो जाएगा, और नहीं दे रखा तो बेरियम सल्फेट आंसर हो जाएगा।
ये आपके कैटलिस्ट पॉइजन होता है। तो ये दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, प्रमोटर और पॉइजन। प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है और पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाने का काम करता है।